माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपर टेट का इंग्लिश का मॉक टेस्ट 6। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज छठा मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है और ज़रूरी बात है। वो ये कि एक दिन पहले या आज ही सुबह हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर ही। तो वो एक क्विक रिवीजन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्विक रिवीजन है। एक ही वीडियो में, करीब 45 मिनट की वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जितने भी बेसिक रूल्स हैं, वो मैंने समझा दिया है। और उस वीडियो के तुरंत बाद 40 क्वेश्चंस के 2 वीडियो, एक पढ़ चुका होगा, एक पढ़ने वाला है। 40 क्वेश्चंस के 2 वीडियो हैं, करीब 80 क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो जितने भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट सुपर टेट सभी के लिए क्या ज़रूरी है, और आप लोग उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अभी तक नहीं देखें तो पहले देख लीजिए, या ये सेट करने के तुरंत बाद देख लीजिएगा, उसको देखिएगा ज़रूर। वो उससे आपके क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों से मुझे अपनी पर्सनल बात करनी थी। खैर मेरी पर्सनल नहीं है, वो आप ही के काम की बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वो क्वेश्चन किस चीज़ का दिया है। दिया हुआ है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएट किया गया है। पंक्चुएशन का मतलब ये डायरेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है कि कहाँ कामा, कहाँ इन्वर्टेड कामा, क्या लगाना चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। देखिए कि किस वाले सेंटेंस में ABCD में से किस में ठीक से पंक्चुएशन किया गया है। तो पहला वाला देखते हैं, लिखा है रेनू सेड। रेनू सेड के बाद यहाँ कामा लगना चाहिए था। ठीक है ना, सेड के बाद एक कामा लगना चाहिए था। एक गलती यहाँ मिल गई हमें। दूसरी बात है, गिव मी अ पेन। अ पेन है, अ पेंसिल है, एंड अ बुक है। तो पेन के बाद भी यहाँ कामा लगाना चाहिए था ना। जब हम किसी चीज़ को 1 2 3 इतनी होती हैं तो पहले के बाद कामा लगाते हैं और लास्ट वाले के पहले एंड लगाते हैं। ये बात तो तय होती है। अगर 2 से ज़्यादा हम लोग एक साथ गिना रहे हैं क्रम में तो ये वाला मतलब ए वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि रेनू सेड। यहाँ देखिए, यहाँ पे कामा भी लगा हुआ है, ये कामा लगा है, ये इन्वर्टेड कामा लगा है, ये ठीक हो गया। गिव कैपिटल से शुरू किया गया है, ये भी ठीक है। पेन के बाद कामा लगा है, ठीक है। पेंसिल के बाद एंड लगा हुआ है, यहाँ कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फुल स्टॉप लगा है, नोटेड कामा क्लोज है। तो बी वाला जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। अब तीसरा देख लेते हैं गलत क्यों है। अब यहाँ देखिए, रेनू सेड में ये जो गिव है ये कैपिटल में लिखा जाना चाहिए था। इन्वर्टेड कामा के भीतर जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है। तो ये हमारा सी वाला भी गलत हो गया। चलिए ये वाला देखते हैं, रेनू सेड। उसके बाद जहाँ गिव मी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कामा और इन्वर्टेड कामा लगाना चाहिए था, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा लगाना चाहिए था। इसमें कामाज की गलती है। तो कुल मिलाकर के इस वाले सेंटेंस में, इस वाले क्वेश्चन में जो सही सेंटेंस निकला, जो पंक्चुएशन इसमें ठीक ठाक हुआ हो, वो कौन सा है, बी है। ए में भी कोई ना कोई पंक्चुएशन की गलती थी, सी में भी कोई ना कोई गलती है, डी में भी कोई गलती है। केवल बी वाला सेंटेंस ऐसा है जो पूरी तरह से ठीक ठाक पंक्चुएट किया गया है। तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछा जाए। भले ही 2019 में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि 2012 में पंक्चुएशन का क्वेश्चन ना पूछा जाए, पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी रेडी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये जाहिर सी बात है, खाली जगह दी है तो खाली जगह दी है तो खाली जगह भरना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि खाली जगह में क्या भरा जाएगा। इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ लिखा है आई डिड नॉट इन्फॉर्म। आई डिड नॉट इन्फॉर्म, यहाँ देखिएगा कि नॉट लगा हुआ है। अगर नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब हम नॉट, ये वाले दोनों तो लगा नहीं सकते, क्योंकि नॉट के साथ हम फिर से नन और नोबडी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब एनी केवल लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे फिर, एनीबडी लगाएंगे। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनी एट ऑल। एनी ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनी भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर एनीबडी दिया है तो ये बेहतर है। ठीक है, तो एनीबडी का ऑप्शन बेहतर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना होगा, डी लगाना होगा। एनीबडी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एनीबडी, क्योंकि नॉट पहले से ही लगा हुआ है। नॉट के साथ एनी ही यूज किया जाता है, डबल निगेटिव लगा नहीं सकते, नन और नोबडी का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये किस पर है? एंटोनियम ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस का एंटोनियम बनाएं। एंटोनियम बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग डिस लगाते हैं, इल लगाते हैं, अन लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो जस्टिस का एंटोनियम बनाना होगा तो डिस नहीं लगता, डिस जस्टिस नहीं होता, इल जस्टिस भी नहीं होता, अनजस्टिस भी नहीं होता, अनजस्ट होता है। देखिए अनजस्ट हो सकता है, ये सही है, लेकिन जब जस्टिस में लगाना होगा तो अनजस्ट नहीं होगा, जस्टिस में क्या होगा? इनजस्टिस होगी। ठीक है ना, इनजस्टिस मतलब क्या होता है? अन्याय, ये ठीक होता है। तो जस्टिस का अपोजिट क्या हो गया? इनजस्टिस। ठीक है, हो गई बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ है, करना है आपको क्या? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। डायरेक्ट में दिया है ही सेड टू मी, आगे लिखा है व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होनी है? सेड बदलना है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेड की जगह क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है आस्क्ड हो जाएगा, सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा। चारों में दिया हुआ है, ठीक है, आस्क्ड में गलती नहीं है। मी आ गया, मी के बाद जहाँ इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है वहाँ पर क्या लगेगा? तो ये व्हेन से शुरू हो रहा है तो दैट वगैरह तो लगाना नहीं है। इसमें चारों में व्हेन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। अब आ जाओ विल पर, विल का वुड होना चाहिए, यहाँ भी चारों में वुड लगा हुआ है। अब एक बात और करनी है हमको, जब बात क्या करनी है कि ये जो यू लगा हुआ है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। तो यू की जगह पर आई हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ भी आई लगा, यहाँ भी आई लगा, यहाँ भी आई लगा, यहाँ पे यू लगा, ये गलत हो गया। अब दूसरी बात ये है कि वुड आई के पहले होगा या बाद में होगा? तो एक रूल ये भी तो है कि जब आई के इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वुड को हम आई के पहले नहीं रखते हैं। इसका मतलब बी गलत हो गया और यू के नाते ये गलत हो गया। अब एक आपके पास और बचा है, व्हेन आई वुड गो बैक, व्हेन आई वुड गो बैक। ठीक है, ये ही आस्क्ड मी और ही आस्क्ड टू मी, और दोनों में आई वुड गो बैक, व्हेन आई वुड गो बैक। यहाँ से देखिए दोनों में ठीक है, आई वुड गो बैक, यहाँ भी देखिए व्हेन आई वुड गो बैक, इतना तो दोनों में ठीक ठाक है। अब देखते हैं तो यहाँ क्या गलती है? आस्क्ड के बाद ये जो टू लगाया हुआ है ये नहीं लगना चाहिए। तो फाइनली क्या निकला? इसमें सी निकला। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सी होना चाहिए। हो गई ना बात क्लियर? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है? मतलब ये हुआ कि कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, तो गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स। जब नोट्स लिखा होता है, नाउन में मैंने पढ़ाया था, नोट्स लिखा होता है तो नोट्स के पहले कभी रुपीज़ नहीं होता। अगर नोट्स लिखा होगा तो रुपीज़ नहीं होगा, केवल रुपी लिखा जाएगा। इस लिहाज से हम देखें तो ये वाला रुपीज़, ये वाला रुपीज़, ये दोनों गलत हो गए। अब आपके पास 2 सेंटेंस और बचे रह गए हैं, सी और डी। तो अगर आपको 4 नोट चाहिए तो 4 के साथ क्या होगा? नोट में प्लूरल लगेगा, 4 नोट्स होंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब आपका सही सेंटेंस कौन है? गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स, मुझे 5-5 रुपये के 4 नोट्स दीजिए। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? इसमें सब्जेक्ट पार्ट आपको ढूंढना है इस सेंटेंस में। चलिए, एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज इन द नेक्स्ट रूम। इज से हमारा वर्ब पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ इज से वर्ब शुरू हो गई तो इसके बाद वाला पार्ट क्या हो गया? वर्ब पार्ट हो गया। और इसके पहले क्या होगा? एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट। तो एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट पार्ट। आंसर क्या हो गया? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास लगा होगा? एडजेक्टिव क्लास का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन से वो सेंटेंस शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? वो क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए। जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा होगा वो एडजेक्टिव क्लास होगा। यहाँ लिखा आई बॉट अ चेन एंड लगा हुआ, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है।
आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेन, इसमें दो सेंटेंस ही नहीं है। आई बॉट अ चेन विच वॉज ब्यूटीफुल, मैंने एक चेन खरीदी जो खूबसूरत थी, तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई बॉट अ चेन बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, बिकॉज कंजंक्शन है, तो यही एक ही सेंटेंस है सी वाला जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है विच, तो सी वाला सेंटेंस क्या हो गया, यही है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए एक बार फिर आपको खाली जगह मिल गई, खाली जगह भरनी है। लिखा है सरदार पटेल दैट्स द फार्मर्स ऑफ बारदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसानों की फाइट में सरदार पटेल ने बारदोली में क्या किया था, तो उन्होंने फार्मर्स का नेतृत्व किया था। हिंदी में क्या कहेंगे, सरदार पटेल ने बारदोली में किसानों का नेतृत्व किया था। अब नेतृत्व किया था, इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, नेतृत्व करने के लिए वर्ड लगता है लीड। अब लीड की दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। एक होता है लीड, लीड की जिसकी सेकेंड फॉर्म होगी लीड, लेड और लेड, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। एक होता है लीड, लीड के बाद लिखा होता है लीडेड, सेकेंड फॉर्म लीडेड होगी और थर्ड फॉर्म क्या होगी, लीडेड होगी। तो एक ये वाली हो गई लीड लेड लेड, लीड लेड लेड अगर ये वाला होगा तो इसका मतलब होता है नेतृत्व करना, और लीड लीडेड लीडेड का मतलब क्या होता है, ये होता है लिव, जीवन जीना। तो यहाँ पर सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में नेतृत्व करने के लिए आएगा, तो ये लीडर तो जीवन जीने के लिए लगता है, ये लगेगी नहीं, तब फिर क्या हो जाएगा, इसमें लेड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले और दूसरे में से इसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो कौन सा वाला होगा, लेड वाला। तो आपका आंसर कौन सा हुआ इसमें, बी वाला। इज़ दैट क्लियर। तो इस तरह के वर्ब्स की तीनों फॉर्म आप लोग अच्छे से तैयार रखिए, भाई कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है किस तरह के वर्ब दे दें वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और इसमें क्या करना है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़िए और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। चलिए, तो हमने एक बात और कही थी कि पैसेज का आंसर देने के पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यहाँ क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल क्या होता है, ठीक। पैसेज के अकॉर्डिंग सिग्नल क्या चीज़ होती है, ठीक। आपको सिग्नल, ये कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, हमारा कीवर्ड क्या है, सिग्नल, और पूछा गया है कि सिग्नल क्या होता है। दूसरा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ये जो पैसेज है वो थोड़ा किस तरह का है, कंसेप्ट पर है। 10वां वाला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। 9वां वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10वां वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही आप निकाल पाएंगे कि कौन सी बात इसमें से करेक्ट है जो कही गई हो उसमें, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा, ये मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है। चलिए, although speech is the most advanced form of communication, there are many ways of communicating without using speech. इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, स्पीच जो है मोस्ट एडवांस तरीका है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि स्पीच जो है सबसे एडवांस तरीका है कम्युनिकेशन का, लेकिन और भी तरीके हैं, ठीक है। मेनी अदर वेज भी हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें हम विदाउट यूजिंग स्पीच, जिसमें स्पीच का प्रयोग नहीं करते। उसमें क्या है, सिग्नल देना, साइन संकेत करना, सिंबल्स हो गए, गेस्चर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। मे बी फाउंड इन एवरी नोन कल्चर, सारी जितने भी सभ्यताएं होती हैं सब में सिग्नल है, साइंस हैं, सिंबल्स हैं, गेस्चर हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल इज, अब देखिए फंक्शन, सिग्नल का मेन फंक्शन क्या है ये कहा जा रहा है। द बेसिक फंक्शन ऑफ, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, आप अलर्ट हो जाइए यहाँ पर, सिग्नल का कार्य क्या है, यहीं आया। द बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल इज, सिग्नल का बेसिक फंक्शन क्या है, टू इम्पिन अपॉन द एनवायरमेंट इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स अटेंशन, ठीक है ना, कि एनवायरमेंट पर इस तरह से प्रभाव डालना कि ये
अटेंशन अट्रैक्ट करे, लोगों का ध्यान आकर्षित करे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डॉट्स एंड डैशेस ऑफ अ टेलीग्राफ सर्किट, जैसे टेलीग्राफ सर्किट पे जो डॉट्स डैट और ये सब डैश वगैरह लगा रहता है, कोडेड टू रिफर टू स्पीच, ठीक। द पोटेंशियल फॉर कम्युनिकेशन इज़ वेरी ग्रेट, जो कम्युनिकेशन का पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा होता है। आगे कहा कि लेस एडाप्टेबल टू द कोडिफिकेशन, लेस एडाप्टेबल टू द कोडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, साइंस आल्सो कंटेन मीनिंग। अब किसकी बात कर रहे हैं? साइंस की बात कर रहे हैं, सिंबल की बात नहीं कर रहे हैं, सिग्नल की बात खत्म हो चुकी। साइंस आल्सो कंटेन मीनिंग एंड इन देमसेल्फ, ठीक है, एंड ऑफ देमसेल्फ। आगे लिखा है अ स्टॉप साइन, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ स्टॉप साइन कन्वेज मीनिंग क्विकली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। जैसे साइन है, रुकने के लिए एक सिंबल साइन बना हुआ है, तो एक सेंटेंस लिख दिया जाए, मान लीजिए सड़क के किनारे एक इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया जाए, उस पर लिख दिया जाए कि सभी चालकों से अनुरोध किया जाता है कि आगे ये चीज़ है, आप कृपया धीमे चलें या रुकें। तो कौन सा ड्राइवर वहाँ खड़ा होकर रुकेगा? नहीं रुकेगा। इससे अच्छा वहाँ पर स्टॉप का एक सिग्नल, एक साइन वहाँ पे सिंबल बना के इसे छोड़ देते हैं, तो आदमी समझ जाता है। तो ये होता है स्टॉप सिंबल वगैरह जो लगा होता है, वो भी कम्युनिकेशन का एक तरीका ही तो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें। अ स्टॉप साइन फॉर एग्जांपल कन्वेज मीनिंग क्विकली एंड कन्वीनियंटली। सिंबल्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब देन आइदर, जो सिंबल होता है वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिस्क्राइब करने में, किससे? सिग्नल और साइन दोनों से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सिंबल को डिस्क्राइब करना, बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिकेट रिलेशनशिप विद द रिसीवर्स कल्चरल परसेप्शंस, ठीक है। इन सम कल्चर्स, कुछ कल्चर्स में, अपलॉडिंग इन अ थिएटर प्रोवाइड्स परफॉर्मर्स विद एन ऑडिटरी सिंबल ऑफ अप्रूवल। तो थिएटर में कोई परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे जो देख रहे हैं लोग, वो लोग ताली बजाते हैं, तो उसको एक सिंबल मिल जाता है, संकेत मिल जाता है, कम्युनिकेशन इस तरह का मिल जाता है कि लोग हमसे अप्रूव कर रहे हैं, मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है। गेस्चर्स हो गए, जैसे कि वेविंग, ठीक है, आप हाथ हिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेट करता है। तो ये अलग अलग कल्चर में इसके भी, गेस्चर के भी अलग अलग तरीके होते हैं, उसका अलग अलग मतलब होता है। अब कह रहे हैं कि ऑल दो सिग्नल्स, साइंस, सिंबल्स एंड गेस्चर्स, चारों बोला, सिग्नल, साइन, सिंबल और गेस्चर, ये सब बड़े यूजफुल हैं। दे डू हैव मेजर डिसएडवांटेज, इनकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। क्या है? दे यूजुअली डू नॉट अलाउ आइडियाज़ टू बी शेयर्ड विदाउट द सेंडर्स बीइंग इनडायरेक्टली एडजेसेंट टू द रिसीवर, ठीक है ना। जब तक रिसीवर उनके पास ना हो, जो एनकोडर है वो रिसीवर के पास ना हो, तब तक साइन, सिंबल ये सब समझ में नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कल इस वीडियो को देखेंगे, ठीक। अब मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल आप वीडियो को देखेंगे, मैं यहाँ कोई पढ़ाते समय साइन, सिंबल इस तरह का कुछ दिखाऊँ, तो आप क्या समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा आपके सामने होना, अगर मैं कोई गेस्चर दिखा रहा हूँ, कोई साइन, सिंबल दिखा रहा हूँ, तो आपका मेरे सामने होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? एज अ रिजल्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड इंटेंडेड पीरियड आर बेस्ड अपॉन स्पीच। आगे लिखा है कि रेडियो, टेलीविजन एंड द टेलीफोन आर ओनली अ फ्यू सच मीन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया पैसेज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कम्युनिकेशन के मीन्स पर। अब दिया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल क्या है? पैसेज के अकॉर्डिंग सिग्नल क्या है? तो सिग्नल क्या है? कम्युनिकेशन का एक तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या था कि सिग्नल क्या है, जैसे इन्होंने शुरू में बोला था कि अलग बहुत सारे, मतलब स्पीच जो है वो एडवांस तरीका होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन दूसरे और भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जिसमें सिग्नल है, साइन है, सिंबल है, गेस्चर है, ठीक है ना। और सिग्नल क्या होता है? सिग्नल है, इसका जो मेन काम है वो क्या है? इम्पिन करना। क्या इम्पिन करता है? अपॉन द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स अटेंशन, ये लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, वहीं पे मिला हुआ था हमको उसका आंसर। आइए, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल क्या है? पहला ए वाला कह रहे हैं कि अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज। क्या इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस में यूज कर सकते हैं सिंबल को?
सॉरी सिग्नल को क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ कर सकते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस में ये यूज़ नहीं होगा। कल्चरल परसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, क्या ये कम्युनिकेशन का कल्चरल परसेप्शन है या अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंटरप्ट्स द एनवायरनमेंट? जो इम्पिन करना, वहाँ पे एक वर्ड आया था ना, इम्पिन करना, IMPIGN, इम्पिन करना, वही इम्पिन करना इंटरप्ट करना होता है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। ये साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका है जो इम्पिन करता है एनवायरनमेंट को, उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब डी वाला तो होगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सी वाला इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? पहला, स्पीच इज़ मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात तो करेक्ट है। स्पीच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो स्पीच है कम्युनिकेशन का सबसे एडवांस तरीका है। अब इन्होंने कहा स्पीच इज ओनली। देखिए जब ओनली आ जाता है तो एक्सट्रीम पर आ जाता है। मैंने कहा था कि पैसेज में कभी एक्सट्रीम पर मत जाइएगा, एक्सट्रीम गलत हो जाएगा। ओनली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, स्पीच के अलावा भी कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। इन्होंने कहा स्पीच इज़ द बेसिस फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, कम्युनिकेशन होने के लिए, कम्युनिकेशन पैदा हो इसके लिए स्पीच बेसिस है। नहीं भाई, बिना बोले भी कम्युनिकेशन हो सकता है। स्पीच इज डिपेंडेंट अपॉन द एडवांसेज मेड बाय इन्वेंटर्स, बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं है। इन्वेंटर्स जो लोग आविष्कार वगैरह करते हैं उनके एडवांसमेंट पर डिपेंड करता है हमारी स्पीच की डिपेंडेंसी, ये बात गलत है। केवल एक बात सही है कि स्पीच जो है वो मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और यही बात पैसेज में कही गई है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन आज के, मतलब सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। तो प्रैक्टिस नंबर 6 हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर प्रैक्टिस नंबर 7 के साथ मिलेंगे जल्दी ही। और वो वाला जो मैंने आपसे बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, उस वाले को देख डालिए और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर डालिएगा। प्रैक्टिस हमने साथ में कराई है। जो क्वेश्चन है, रूल तो आप पढ़ लीजिएगा और एक क्विक रिवीजन है, और जो मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है उसका PDF आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 80 के 80 क्वेश्चंस का PDF वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वाले में, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।